हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेडी केमिस्ट्री क्लासेस। आज जो मेरा लेक्चर नंबर 9 है, इस लेक्चर में आपको तीन चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहला जो मेरा रहेगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और दूसरा जो रहेगा मोल कंसेप्ट, और तीसरा जो रहेगा मोलर मास। ये तीन चीज़ें हमारी इसमें रहेंगी आज, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, सबसे पहले मैं इस टॉपिक को उठाऊंगा कि ये डाल्टन के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु के सिद्धांत के बारे में सबसे पहला सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। इसके बाद फिर बहुत से परमाणु सिद्धांत आए, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत आया, बोर का परमाणु मॉडल आया, थॉमसन का परमाणु मॉडल आया, लेकिन पहला इन्हीं का था। इसके बाद जो बोर के परमाणु मॉडल आया, रदरफोर्ड का आया या थॉमसन का आया, वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। ये सब डाल्टन के बाद दिए गए थे। तो जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है 1808 में दी गई थी। इसके पहले जो परमाणुओं के बारे में या किसी मैटर के बारे में जो भी बातें होती थी कि क्या है मैटर, यानी पदार्थ क्या है, वो सब दार्शनिक विचार थे कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ एक देवीय शक्ति है जो ईश्वर के द्वारा दे दिया गया है। इस टाइप के दार्शनिक विचार चलते थे। लेकिन जब डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, हालांकि इसमें कुछ कमियां थी, वो बाद में पूरी कर ली गई, लेकिन इनकी थ्योरी के बाद से एक रसायन विज्ञान को न्यू मिल गई। रसायन विज्ञान एक मूलभूत विज्ञान बन गया, क्योंकि फिर इसके बाद एटम की और मैटर की डेफिनेशन साइंटिफिक तरीके से की गई डाल्टन की थ्योरी के बाद। इसलिए ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहले जो तीन टॉपिक मैंने बताए हैं आपको, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मोल कंसेप्ट और मोलर मास, इसमें सबसे पहले जो मैं उठा रहा हूं वो आपका क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, इसको 1808 यानी 1808 में दिया गया था। वाई डाल्टन 1808 में दिया गया था। ये क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट तो ये यही कहता है कि जो प्रत्येक पदार्थ है अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बनता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। एटम की डेफिनेशन यहीं से आती है, यानी प्रत्येक पदार्थ ईच मैटर, प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य, दो चीज याद रखिए, अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटा, और अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। एक तो बात इन्होंने ये बताई थी, ठीक है ना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहला जो पॉइंट था वो यही था कि प्रत्येक पदार्थ है, कोई भी पदार्थ हो, वो अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, यानी डेफिनेशन परमाणु की हो गई। दूसरी चीज इन्होंने जो बताई थी वो ये थी कि जो परमाणु है, परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है, दूसरी चीज इन्होंने बताई थी। इसी के पॉइंट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, पॉइंट वाइज बता रहा हूं ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। पहला तो प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा, परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही क्या नष्ट किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया था कि परमाणु सदैव सरल अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। यानी यौगिक जब बनाते हैं परमाणु, जब एक ही तत्व के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनता है, और जब विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में जुड़ के एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो यौगिक बनता है। तो यौगिक में जो विभिन्न परमाणु जुड़ते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु, वो हमेशा एक सरल अनुपात में जुड़ते हैं, होल नंबर, ठीक है ना। चौथी बात इन्होंने बताई थी, रासायनिक अभिक्रियाओं में
रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं का रीअरेंजमेंट इन पुनर्व्यवस्थापन होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं का क्या होता है? पुनर्व्यवस्थापन होता है। तो इन्होंने मुख्य रूप से ये 4 चीजें बताई थी। क्या बताया था? एक चीज और बताई थी, इन्होंने बताया था कि एक ही तत्व के परमाणु, 5वां पॉइंट भी इन्होंने बताया था, एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। जबकि विभिन्न तत्वों के परमाणु इन गुणों में, यही 3 गुण, भिन्न होते हैं। यह है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पूरी तरह से। इसको मैं एक बार और बता देता हूं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो कहती है 1860 में जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, और ये थ्योरी बताती है कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। एक बात तो इन्होंने बताई थी। दूसरा, परमाणु को रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये केवल रासायनिक अभिक्रियाओं में रीअरेंजमेंट होते हैं, यानी अलग अलग तरीके से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, लेकिन ना नष्ट होते हैं और ना ही क्या होता है, ना बनाया जा सकता है। फिर इन्होंने क्या बताया था? जब विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में जुड़ते हैं और यौगिक बनाते हैं तो वो सदैव एक सरल अनुपात में आपस में क्रिया करते हैं। फिर एक ही तत्व के परमाणु, जब एक ही तत्व के परमाणु अगर होंगे तो उनका द्रव्यमान, उनका आकार और रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे। जबकि विभिन्न तत्वों के परमाणु इन तीनों गुणों में क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। ये तो इनके था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट हैं। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट से ही पता चलेगा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का महत्व क्या है। ठीक है ना? सबसे पहले जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो इंपॉर्टेंस है वो तो यही है कि इन्होंने विज्ञान को, जो रसायन विज्ञान है, उसको एक आधार प्रदान किया। रसायन विज्ञान को आधार कैसे प्रदान किया? इन्होंने आधार ऐसे प्रदान किया, मैंने इसके पहले आपको बताया था कि इसके पहले पदार्थ की जो डेफिनेशन होती थी वो एक दार्शनिक विचारों पर आधारित थी। इसके बाद क्या हुआ? जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया, महत्व, पहला महत्व हो जाएगा वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। वैज्ञानिक आधार प्रदान किया केमिस्ट्री को। क्यों? क्योंकि मैटर की सही डेफिनेशन पता चल गई। कैसे पता चल गई? कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। इसके पहले परमाणु की डेफिनेशन ही पता नहीं थी, तो दार्शनिक विचार चलते थे, तो विज्ञान को एक आधार मिल गया, नींव मिल गई। ठीक है ना? दूसरा एक महत्व तो यही हो गया इसका। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस इन्हीं पॉइंट से उठाएंगे, पहले से ही बन गया। दूसरा, परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो क्या रासायनिक क्रियाओं में जितने परमाणु रिएक्शन कर रहे हैं उतने ही परमाणु बनेंगे, क्योंकि न तो आप ना घटा सकते हैं और ना बढ़ा सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या इससे होती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या। देखिए, जो आप केवल एटॉमिक थ्योरी जो है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके पॉइंट्स जो 5 हैं उनको ढंग से समझ लीजिए। उन्हीं से आप इंपॉर्टेंस बता देंगे, उन्हीं से इसकी सीमाएं बता देंगे। क्योंकि क्वेश्चन जब आता है तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, इसके इंपॉर्टेंस और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या सीमा है, ये भी पूछा जाता है। तो रटना नहीं है। वैज्ञानिक आधार पहले से हो गया। दूसरे से, परमाणु को रासायनिक अभिक्रियाओं में ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल उनका रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्व्यवस्थापन होता है। इससे द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, वो भी तो ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जितने अभिकारक भाग लेते हैं उतने ही उत्पाद बनते हैं। यानी जब अभिकारक और उत्पाद बराबर होंगे तो उनका द्रव्यमान भी समान होगा। तीसरा, थर्ड इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा? परमाणु सदैव सरल अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। कौन सा नियम लग रहा है इसमें? रासायनिक संयोग के नियमों में देखो, पहला तो आपका कौन सा हो गया? पहला आपका बन गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और इसमें बनता है स्थिर अनुपात का नियम।
स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है इससे। स्थिर अनुपात का नियम भी तो ये कहता है, स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि विभिन्न यौगिकों में जो तत्वों के परमाणु जो होते हैं सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं। यही इन्होंने बताया, क्या बताया कि परमाणु सदैव सरल अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं, है ना। सरल अनुपात कैसे है, जैसे पानी H2O है, H2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो 2:1 है कि नहीं। इसी तरह से ग्लूकोज ले लो C6H12O6, इसमें अगर हम कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन देखें 6:12:6 आएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 1:2:1 आ गया ना, सरल अनुपात है। तो यौगिकों में विभिन्न परमाणु आपस में सरल अनुपात में जुड़ते हैं। स्थिर अनुपात का नियम महत्व हो गया इसका। चौथा क्या महत्व हो सकता है, देखते हैं। ये रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थापन द्रव्यमान संरक्षण में हो गया। एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान और आकार में रासायनिक गुणों में समान होते हैं, जबकि विभिन्न तत्वों के परमाणु इन गुणों में भिन्न होते हैं। यानी तत्वों और यौगिकों की व्याख्या, तत्वों और यौगिकों की व्याख्या भी दी इन्होंने। ये कैसे, इन्होंने बताया कि एक ही तत्व के परमाणु आपस में समान होते हैं। यानी तत्व की परिभाषा हो गई। तत्व क्या होते हैं, तत्व वे होते हैं जिनके परमाणु सदैव कैसे होते हैं, एक जैसे परमाणु से मिलकर जो पदार्थ, जो मैटर बनता है उसे हम तत्व कहते हैं। और जब विभिन्न परमाणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक। यानी तत्व और यौगिक की क्या हो गई, इसमें व्याख्या हो गई। अब इसमें एक पॉइंट होता है रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थापन होता है। इससे भी इंपॉर्टेंस बन जाता है। पांचवा, रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाया, रासायनिक रिएक्शंस की व्याख्या की। क्या व्याख्या की कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें परमाणुओं का रीअरेंजमेंट होता है। इन्होंने रासायनिक अभिक्रियाओं की व्याख्या भी कर दी। ये आपका महत्व हो गया। एक बार हम महत्व को फिर से बता देते हैं। प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। पदार्थ की सही साइंटिफिक डेफिनेशन आ गई। इससे क्या होगा, रसायन विज्ञान को एक आधार मिला, वैज्ञानिक आधार मिला। इसके पहले रसायन विज्ञान दार्शनिक विचारों पर चलता था। जो चीज दार्शनिक विचारों पर होती हैं उनमें कोई प्रूफ नहीं होता, इसलिए वो वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध नहीं की जा सकती। तो वैज्ञानिक आधार मिल गया। फिर परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। नहीं, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। जितने रासायनिक अभिक्रियाओं में जितने अभिकारक भाग लेते हैं उतने ही उत्पाद बनते हैं। यानी अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान आपस में समान होगा। तो ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या। परमाणु सदैव सरल अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। एक सरल अनुपात होता है यौगिक में विभिन्न परमाणुओं का। तो स्थिर अनुपात का नियम हो गया। तत्वों और यौगिकों की व्याख्या, एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान, आकार, रासायनिक गुणों में समान होते हैं, जबकि विभिन्न तत्वों के अलग अलग होते हैं। तो तत्व की परिभाषा क्या हो गई, एक ही जैसे परमाणु से मिलकर बने मैटर को तत्व कहते हैं, जबकि विभिन्न तरह के परमाणुओं से जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं की पुनर्व्यवस्थापन होता है, यानी रीअरेंजमेंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रियाओं की व्याख्या कर दी। ये हो गया महत्व। कमियां क्या है या सीमाएं, इन्हीं पॉइंट से कमियां और सीमाएं देखेंगे। ठीक है ना। देखिए इन्होंने ये सब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया था। सबसे पहले तो जब डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी तब क्या था कि परमाणु की सही से व्याख्या भी किसी ने नहीं की थी और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तो खोज ही नहीं हुई थी। ठीक है ना। इसके बाद रदरफोर्ड ने अपने मॉडल बनाए, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई। बताया कि इसके केंद्र में कोई धनावेशित भाग होता है और चारों तरफ ऋणावेश होता है। वो ऋणावेश इलेक्ट्रॉन होते हैं, धनावेश प्रोटॉन होते हैं, एक न्यूट्रल आवेश होता है जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु बनता है, बाद में ये पता चला। तो जब कोई चीज किन्हीं इकाइयों से मिलकर बनती है तो निश्चित है उस चीज को अगर तोड़ेंगे तो वो अपनी इकाइयों में, निर्माणकारी इकाइयों में टूट भी जाएगी। तो परमाणु की अविभाज्यता पर क्वेश्चन उठता है। इन्होंने बताया था परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन बाद में जब इस प्रकार की खोज हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो परमाणु की अविभाज्यता पर क्वेश्चन हो गया। पहली कमी यही हो गई, परमाणु की अविभाज्यता। मतलब क्या हुआ, मतलब ये परमाणु को विभाजित किया जा सकता है किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, जिनसे मिलकर वो बना है। ये थ्योरी इनका एक पॉइंट गलत हो गया। दूसरी कमी क्या रही, इन्होंने देखिए क्या किया, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या की।
स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या की, लेकिन गुणोत्तर अनुपात का नियम भी तो है, गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम है, उनकी तो व्याख्या नहीं की। यानी रासायनिक संयोग के नियमों की अपूर्ण व्याख्या। रासायनिक संयोग के और भी तो नियम है भाई, संयोग के नियमों की अपूर्ण व्याख्या, पूरी तरह नहीं की है ना, अपूर्ण व्याख्या। समझ में आया अपूर्ण क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रासायनिक संयोग के नियम जब मैंने पढ़ाए थे, स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मूल संकल्पना, मूल अवधारणा और स्थिर अनुपात का नियम हो गया, ठीक है ना, गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम, तो इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या कर दी, स्थिर अनुपात की कर दी, लेकिन कहीं भी इन्होंने गुणोत्तर अनुपात के नियम की व्याख्या और गैलुसैक के गैसीय आयतन के नियम की व्याख्या नहीं की। तो रासायनिक संयोग के नियमों की अपूर्ण व्याख्या हुई है। तीसरा इसी से देख लीजिए, इन्होंने बताया था कि यौगिकों, जटिल यौगिकों के बारे में सही नहीं बता पाए, जटिल यौगिकों की व्याख्या नहीं कर पाए। जटिल यौगिक का मतलब क्या? इन्होंने ये तो कह दिया कि यौगिकों में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक सरल अनुपात में आपस में जुड़ते हैं, लेकिन ये यहां पर ये बात इनकी सही हो गई, ग्लूकोज के फॉर्मूला में, H2O जल के फॉर्मूला में सही हो गई, और भी कुछ फॉर्मूला बताएंगे उनमें सही हो जाएगी। लेकिन आप शुगर का फॉर्मूला लीजिए, सुक्रोज का C12H22O11, इसमें कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन 12 रेशियो 22 रेशियो 11 है, इसको सरल करिए नहीं होगा। यानी जटिल, ये जटिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की व्याख्या नहीं कर पाए, इसमें सरल अनुपात नहीं बन रहा है, ये कमी हो गई इसकी। तीसरी कमी हो गई। अब चौथी कमी जो है वो देखिए क्या है, इन्होंने कहा एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। इसको मैं अब ऊपर लिख देता हूं, चौथी कमी जो है क्या बताया इन्होंने कि एक ही तत्व के परमाणु किसमें गुणों, उनके द्रव्यमान में, परमाणु द्रव्यमान उनका जो होता है, उनके गुण होते हैं, ठीक है ना, और आकार होता है वो समान होता है। तो समस्थानिकों की व्याख्या नहीं कर पाए, चौथा पॉइंट यहां लिख रहा हूं, समस्थानिकों के बारे में नहीं बता पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि समस्थानिक आप जानते हैं, एग्जाम्पल से मैं बता देता हूं, कार्बन के समस्थानिक हैं C612, C613 और C614, ऐसे कई होते हैं, एक ही एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। कार्बन के 3 समस्थानिक हैं। समस्थानिक वो होते हैं एक ही तत्व के हैं, देखो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है, अलग अलग है। डेफिनेशन यही होती है समस्थानिकों की, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। जबकि इन्होंने क्या कहा था, एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुणों में समान होते हैं, ये बात इनकी गलत हो गई, यानी समस्थानिकों की व्याख्या ये नहीं कर पाए। पांचवी कमी इनकी क्या थी, इसी में देखिए, जबकि विभिन्न तत्वों के परमाणु अगर होंगे तो उनके द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब देखिए समभारकों की व्याख्या नहीं कर पाए, समभारिकों की व्याख्या नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? समभारक क्या होते हैं, देखिए एग्जांपल से फिर समझिए, कैल्शियम 2040 और आर्गन 1840, ये दोनों आपस में समभारक हैं, नाम से पता चल रहा है समभारिक, जिनके परमाणु भार समान हो। देखिए ये कैल्शियम का परमाणु है, ये आर्गन का परमाणु है, अलग अलग तत्वों के हो गए। इनके अनुसार क्या होना चाहिए, डाल्टन के अनुसार, कि विभिन्न तत्वों के परमाणु यानी अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं वो द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुणों में कैसे होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। लेकिन ये तो देखो द्रव्यमान में समान हो गए, तो कैसे अलग हो गए, जबकि परमाणु तत्व अलग है, एक कैल्शियम है, आर्गन है। तो पहले समभारक की मैं परिभाषा आपको बता दूं। समभारक क्या होते हैं, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग लेकिन परमाणु भार समान होते हैं, उन्हें समभारक कहते हैं। समभारकों की भी ये व्याख्या नहीं कर पाए, समझ में आया। फिर अगला क्या है, इन्होंने एक चीज और, छठवां जो था, अपर रूप, एलोट्रोप्स बोलते हैं, अपर रूपों की व्याख्या, अपर रूपों की भी व्याख्या नहीं कर पाए, ये कमियां हो गई। अब अपर रूप क्या होते हैं, अपर रूप क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, उन्हें हम अपर रूप कहते हैं। जबकि उन्होंने क्या कहा था, देखिए एक ही तत्व के परमाणु रासायनिक गुणों में समान होते हैं। कार्बन के 2 अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट,
दोनों ही कार्बन है, कार्बन के अपर रूप है, लेकिन कहाँ हीरा कहाँ ग्रेफाइट। सारी रासायनिक गुण देख लो, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो, चाहे केमिकल प्रॉपर्टी देख लो, हीरा की अलग है, डायमंड की, ग्रेफाइट की अलग अलग है। तो ये भी इनकी कमी हो गई, क्योंकि इन्होंने कहा था एक ही तत्व के परमाणु जो होते हैं रासायनिक गुणों में समान होते हैं। आई थिंक आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके जो आपके 5 पॉइंट हैं, उन्हीं को आपने अगर अच्छे से लर्न कर लिया तो उन्हीं पॉइंट से आप उसके महत्व इंपॉर्टेंस बता देंगे और उन्हीं से आप इसकी कमियां बता देंगे। आप जब मेरा ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद मेरे पीडीएफ नोट्स देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लर्न भी हो जाएगा। अब दूसरा जो मेरा आज का कंसेप्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद, जो दूसरा आज मुझे लेना है वो है मोल कंसेप्ट, यानी मोल संकल्पना। मोल संकल्पना क्या है इसके बारे में आपको बताता हूं। तो देखिए, एवोगाद्रो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मूल संकल्पना दी थी। इन्होंने कहा था, मूल संकल्पना को कई तरह से डिफाइन हम करेंगे। तो सबसे पहले मूल संकल्पना क्या है, मूल कंसेप्ट। पहली डेफिनेशन तो मूल कंसेप्ट की बनती है कि प्रत्येक पदार्थ के एक मोल में उसकी संरचनात्मक इकाइयों की संख्या सदैव समान होती है। अब चाहे वो पदार्थ कोई भी हो, ठीक है, एक तो डेफिनेशन नहीं बन जाती है सिंपल सी। एवोगाद्रो साइंटिस्ट थे, एवोगाद्रो, इन्होंने दिया था मूल कॉन्सेप्ट। तो एक तो डेफिनेशन सिंपल सी यही बन गई कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो गैसियस मैटर हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, ठीक है, कोई भी हो, अगर उसकी क्वांटिटी 1 मोल है तो उसमें उसकी जो संरचनात्मक इकाई या निर्माणकारी इकाइयां हैं उनकी संख्या सदैव समान होगी, ठीक है ना। अब निर्माणकारी संरचनात्मक इकाइयां मैंने क्यों कहा, ये मैं लिख देता हूं। ये आपको जो वर्ड आया संरचनात्मक इकाइयां यानी स्ट्रक्चरल यूनिट जो है, इसी को मैंने क्यों यूज किया, इसको इसलिए किया क्योंकि पता नहीं कौन सा पदार्थ आप ले रहे हैं। वो पदार्थ हो सकता है परमाणुओं से मिलकर बना हो सकता है अणुओं से मिलकर बना हो सकता है आयनों से मिलकर बना हो सकता है इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हो, या अन्य किसी कण से मिलकर बना हो। परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अन्य कोई कण हो सकता है, पता नहीं कौन सी चीज ली आपने, ठीक है ना। तो अब जैसे कि मैं कहूं हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन परमाणु से। अब मैं कहूं H2O, अब एक गिलास में पानी ले लिया, उसमें H2O के बहुत से अणु होंगे। NaCl कहूं तो NaCl में Na आयन, क्लोराइड आयन होंगे, समझ रहे हो ना। तो ऐसी कोई भी चीज आपने क्या ली है, आपने ऐसी चीज ली वो परमाणु से मिलकर बनी, या ऐसी चीज ली वो अणु से मिलकर बनी, या कोई ऐसा पदार्थ लिया जो आयनों से मिलकर बना, ये उसकी संरचनात्मक इकाइयां हैं। तो आप कोई भी पदार्थ ले लो, बशर्ते उस पदार्थ की जो क्वांटिटी है वो 1 मोल होनी चाहिए, चाहे वो 1 मोल हाइड्रोजन हो, चाहे वो 1 मोल H2O हो, चाहे वो 1 मोल NaCl हो, कोई भी पदार्थ हो, इन सब की क्वांटिटी अगर 1 मोल है तो उन सब में उसकी संरचनात्मक इकाइयों की संख्या वो होगी, वो निश्चित होगी, उसे हम एवोगाद्रो संख्या कहते हैं और Na से डिनोट करते हैं, इसी को मूल संकल्पना कहते हैं। और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 6.022 इंटू 10⁻23 मूल संकल्पना, सिंपल। तो एक सिंपल सी मैंने डेफिनेशन आपको बताई मूल संकल्पना की, इसको एवोगाद्रो ने दिया था और इन्होंने कहा था किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उसकी संरचनात्मक इकाइयों की संख्या सदैव समान होती है, चाहे वो पदार्थ कोई भी हो। एक तो इतनी सी बात हो गई। और जो संरचनात्मक इकाइयां हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, वो अणु, परमाणु, आयन या इलेक्ट्रॉन या कोई कण हो सकते हैं, और उनकी जो निश्चित संख्या है उस निश्चित संख्या का बड़ा महत्व है, इसलिए एवोगाद्रो के नाम पर उसे एवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं, Na से डिनोट करते हैं, एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। तो एवोगाद्रो जो संकल्पना है उसकी एक डेफिनेशन तो ये बनती है। दूसरी डेफिनेशन एवोगाद्रो संख्या की मूल संकल्पना की बनती है कि किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के
6.022 इंटू 10⁻23 संरचनात्मक इकाइयां हैं, उसे एक मोल कहते हैं और इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं और इस संकल्पना को मोल संकल्पना कहते हैं। फिर से एक बार डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन है किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ की 6.022 इंटू 10⁻23 संरचनात्मक इकाइयां हो उसे एक मोल कहते हैं और इस संकल्पना को मोल संकल्पना कहते हैं और इस निश्चित संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। एक तो ये हो गया। पहली डेफिनेशन क्या थी? किसी भी पदार्थ के एक मोल में उसकी संरचनात्मक इकाइयों की संख्या सदैव समान होती है, चाहे वो पदार्थ कोई भी हो। पहली डेफिनेशन थी, आप कोई भी डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं। दूसरी हो गई। अब तीसरी डेफिनेशन, किसी भी पदार्थ के एक मोल में उतने ही संरचनात्मक इकाइयां होती हैं जितनी कार्बन 12 परमाणु के एक मोल में होती हैं। तीसरी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। किसी भी पदार्थ के एक मोल में, कोई भी पदार्थ है, एक मोल पदार्थ हमेशा बराबर होगा किसके? कार्बन 12 परमाणु के एक मोल। इसी को बेस माना गया है। तीसरी डेफिनेशन क्या बनती है? किसी भी पदार्थ के एक मोल में, किसी भी पदार्थ के एक मोल मात्रा में उतनी ही संरचनात्मक इकाइयां होती हैं जितनी कार्बन 12 परमाणु के एक मोल में होती हैं। इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा इसकी गणना की गई है। जब कार्बन 12 परमाणु के एक मोल में जो उसके कार्बन 12 के परमाणु हैं उनकी गणना की गई, कैलकुलेशन की गई, तो वो कैलकुलेशन इतनी ही आई, 6.022 इंटू 10⁻23। इसलिए इस डेफिनेशन में कार्बन 12 एटम के एक मोल के परमाणुओं को लिया गया है। अब इसकी मैं कैलकुलेशन करके बताता हूं आपको कैसे आती है ये वैल्यू, ठीक है ना। देखिए आपको पता है कि कार्बन 12 एटम जो है, कार्बन 12 एटम का परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार कितना होता है? कार्बन 12 परमाणु का परमाणु भार जो होता है वो 12 AMU होता है। परमाणु भार को कैसे डिनोट करते हैं? AMU से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब परमाणु भार को हम अब आगे बताएंगे ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसको हम उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु कार्बन 12 का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 12 ग्राम। याद रखना, परमाणु भार हो, अणु भार हो, मैं सबसे पहले आपको इस टॉपिक में बता चुका हूं, इसके पहले जो टॉपिक पढ़ाया था, जब परमाणु भार हो चाहे अणु भार हो या सूत्र द्रव्यमान हो, सबकी यूनिट होती है AMU। तो जब किसी भी पदार्थ का हम परमाणु भार लें या उसका अणु भार लें या सूत्र भार लें, उसको अगर हम ग्राम में व्यक्त कर दें तो वही उसका मोलर भार होगा। याद रखना, मोलर द्रव्यमान होगा। मोलर द्रव्यमान इक्वल टू एटॉमिक मास, मोलर मास, ठीक है ना, एंड मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, एंड फॉर्मूला मास, ये सब इक्वल होते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि इनकी यूनिट में डिफरेंस है। अगर AMU में आपने व्यक्त कर दिया उसको तो इसका मतलब है अब उसका परमाणु भार, अणु भार या सूत्र भार बता रहे हैं, और ग्राम में व्यक्त कर दिया तो मोलर द्रव्यमान बता रहे हैं। ये हो गया। तो कार्बन 12 परमाणु का परमाणु भार हो गया इतना, ये मोलर भार निकाल लिया इससे हमने। फिर कार्बन के एक एटम का भार ग्राम में, एक एटम का भार इक्वल टू कार्बन के एक परमाणु का भार किसके बराबर होगा? मैंने बताया था किसी भी परमाणु का भार उसकी संरचनात्मक इकाइयों का भार होता है, और इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो होते हैं उनके और न्यूट्रॉन के भार के बराबर होता है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन का भार बताया था ना मैंने। फिर मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का भार है वो नगण्य है, बहुत ही छोटा है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो एक कार्बन परमाणु का जो भार निकलता है 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन के भार के बराबर निकलता है। फिर मैंने बताया था चूंकि प्रोटॉन का भार लगभग बराबर होता है न्यूट्रॉन के भार के, ये सब बता चुका हूं मैं। यानी प्रोटॉन के भार की जगह न्यूट्रॉन का भार लिख सकते हैं या न्यूट्रॉन की भार की जगह प्रोटॉन का भार। तो कार्बन के एक परमाणु का भार आ जाता है 12 प्रोटॉन का भार के बराबर या 12 न्यूट्रॉन के भार के बराबर।
यानी इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे 12 इंटू, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का भार लगभग बराबर होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम, ग्राम में व्यक्त करें तो 24 ग्राम, क्योंकि यहां पर हम ग्राम ले रहे हैं। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आएगी लगभग 1.9926 और कितना है 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम आ जाएगी। ये आप कैलकुलेशन करके देख लेना। ये इससे क्या निकलेगा, कार्बन के एक परमाणु का भार निकल आएगा, और कार्बन के एक मोल का भार कितना निकला है 12 ग्राम निकला है। तो हमें यहां पर निकालना क्या चाहते हैं, यहां हम ये निकालना चाहते हैं कि जो मोल की डेफिनेशन बनी है कि किसी भी पदार्थ की एक मोल वह मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 संरचनात्मक इकाइयां होती है। तो ये जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ये संख्या आई कहां से, तो कार्बन 12 की स्पेक्ट्रोमापी से जो इसी संख्या को निकाला गया। कैसे, कार्बन 12 को लेके चलना तो उसी को लेंगे, कार्बन 12 का एक मोल का द्रव्यमान यानी मोलर द्रव्यमान बराबर किसके होगा, एक मोल में परमाणुओं की संख्या इंटू क्या होगा, कार्बन के एक परमाणु का भार। इसको समझ में आया फॉर्मूला को, कार्बन के एक परमाणु के भार में उसमें कितने परमाणु हैं टोटल, उनका जब गुणा करेंगे तभी तो उस कार्बन 12 परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान निकलेगा। यानी इसको हम कह सकते हैं कार्बन 12 का मोलर द्रव्यमान, इसको हम कह सकते हैं कार्बन 12 का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान काय के बराबर होगा, कार्बन 12 का मोलर द्रव्यमान जो होगा उसमें एक मोल में कितने परमाणु हैं इंटू कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। अब कितने परमाणु हैं ये तो हमें नहीं पता ना, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान, कार्बन का मोलर द्रव्यमान अपॉन कार्बन के एक एटम का द्रव्यमान, एक एटम का द्रव्यमान, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन कर लीजिए, कार्बन का मोलर द्रव्यमान ग्राम में रखना है 12 बटे, और एक एटम का द्रव्यमान अभी मैंने निकाला, कितना निकाला 1.992648 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। इसकी आप कैलकुलेशन कर लेना, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यहीं से वैल्यू आएगी, देख लेना आप कैलकुलेशन करके। इसलिए इस मोलर की जो डेफिनेशन ली गई है उसमें इस संख्या को निश्चित माना गया है। भाई किसी भी पदार्थ के एक मोल में कितने परमाणु हैं कैसे निकालोगे, उसके मोलर द्रव्यमान में उसके एक परमाणु का क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो कार्बन का मोलर द्रव्यमान उसके परमाणु भार के बराबर होगा। अभी मैं जस्ट उसकी डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ मोलर द्रव्यमान की। तो वो कितना होगा, 12 AMU परमाणु भार है, उसको ग्राम में व्यक्त कर दो तो मोलर द्रव्यमान हो गया 12 ग्राम। वो कार्बन के एक एटम का द्रव्यमान कैलकुलेशन करके मैंने आपको पिछले कुछ 7, 5वें या 6वें टॉपिक में मैंने बताया था कि उसमें जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनका, चूंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का भार बराबर होता है और कार्बन में 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन होते हैं, तो चाहे आप 6 न्यूट्रॉन की जगह 6 प्रोटॉन रख दीजिए तो 12 न्यूट्रॉन के बराबर होगा कार्बन का परमाणु भार, या 12 प्रोटॉन के। तो 12 यानी 12 इंटू प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग बराबर है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन 12 के एक परमाणु का जो मास आएगा 1.992648 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम आएगा। इसका डिवाइड कर देंगे किसमें, 12 में, ग्राम में, तो आपकी जो वैल्यू आएगी यानी कि वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, जिसे हम क्या कहते हैं, एक मोल में उसकी संरचनात्मक इकाइयों की संख्या कहते हैं। ये मेरा एक आपका दूसरा टॉपिक था आज का, यानी मोल संकल्पना। अब जो लास्ट आज का टॉपिक बचा है छोटा सा है, जिसे हम कहते हैं मोलर मास। तो मोलर मास कुछ नहीं है, अभी मैंने उसकी डेफिनेशन वैसे बता दिया आपको। किसी भी पदार्थ का मोलर मास पूछा जाए तो पदार्थ क्या है, अगर पदार्थ परमाणु है तो उस परमाणु का जो परमाणु भार है वही उसका मोलर मास हो जाएगा। अंतर इतना है कि उसकी यूनिट AMU की जगह क्या हो जाएगी, उसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम। अगर पदार्थ अणु है तो उसका जो अणु भार होगा वही उसका मोलर मास हो जाएगा। और पदार्थ कोई यौगिक है, ठीक है ना,
आयनिक यौगिक है तो उसका जो सूत्र भार होगा वही ग्राम में जाके आपका क्या हो जाएगा, उसका मोलर मास हो जाएगा। मैं एग्जांपल से बताता हूं। सोडियम का परमाणु भार कितना है? 23 AMU। बट सोडियम का मोलर मास कितना होगा? मोलर द्रव्यमान 23 ग्राम। ये तो बात हो गई एटम के लिए, परमाणु में, ठीक है ना। अणु के लिए ले लो, H2O का अणुभार कितना होता है? H2O का अणुभार बराबर होगा 2 हाइड्रोजन का भार प्लस ऑक्सीजन का भार, 16 16 2 18 AMU। बट H2O का मोलर मास कितना होगा? बराबर हो जाएगा 18 ग्राम। ये बात हो गई अणु के लिए। अब आयनिक यौगिक ले लो, NaCl का आयनिक यौगिक में ना परमाणु भार चलता है ना अणु भार, क्या चलता है? सूत्र द्रव्यमान। NaCl का सूत्र द्रव्यमान कितना होगा? Na का होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5 बराबर 58.5 AMU। मैंने बताया था चाहे परमाणु भार हो, चाहे अणु भार, चाहे सूत्र द्रव्यमान, सबकी यूनिट AMU होती है। बट NaCl का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 58.5 ग्राम। ये बात आ गई किसके लिए आ गई ये बात आ गई सूत्र द्रव्यमान, और ये अणु भार और ये परमाणु भार। यहीं से मोलर डेफिनेशन बन जाएगी, मोलर द्रव्यमान की डेफिनेशन। मोलर द्रव्यमान बराबर होता है किसके? परमाणु भार इन ग्राम इक्वल टू अणु भार इन ग्राम इक्वल टू सूत्र द्रव्यमान इन ग्राम। तो यही सब है। अब यहां मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं किसकी? मोलर द्रव्यमान की। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी पदार्थ के परमाणु भार, अणु भार या सूत्र द्रव्यमान को किसमें जब ग्राम में व्यक्त किया जाता है तब उसका जो भार आता है उसे हम उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। वास्तविकता में मोलर द्रव्यमान कुछ नहीं होता है, उस पदार्थ का परमाणु भार, अणु भार या फिर सूत्र द्रव्यमान ही होता है। बस उसे AMU में व्यक्त न करके किसमें व्यक्त किया जाता है? ग्राम में व्यक्त किया जाता है। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको 3 चीजें बताई। एक तो मैंने आपको बताया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और उसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी कमियां हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको मूल संकल्पना बताई, मूल कंसेप्ट, ठीक है ना। मूल कंसेप्ट के बाद फिर मैंने मोलर द्रव्यमान बताया। तो आज का टॉपिक इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।